हेलो। तो डियर, पिछली क्लास में हमने बात किया था लेयर उसमें पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब के बारे में, और उसके बाद हमने उससे पहले यूट्रस की बात की थी, यूट्रस के लेयर के बारे में बात की और पार्ट ऑफ यूट्रस के बारे में बात की। अब हम पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक, पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको पहला है इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल कहते हैं, जो कि नर्वेस्ट पार्ट होता है, ठीक, नर्वेस्ट पार्ट। उसके बाद दूसरा है इस्थमस। देखिए इस्थमस यहाँ से स्टार्ट होता है और इसी में रहता है। ये छोटा सा पार्ट है इंट्राम्यूरल पार्ट, ठीक। तो ये छोटा सा नैरो पार्ट होता है इंट्राम्यूरल, उसके बाद इस्थमस, उसके बाद एम्पुला एंड देन इनफंडीबुलम, ठीक। तो अब हम एक एक बात करेंगे, इसका इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियम की बात करेंगे, इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियम की बात करेंगे। तो देखिए इसमें अब हमने बताया कि इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल पार्ट है, जो ये सबसे नर्वेस्ट पार्ट है। अगर इसकी लेंथ की बात कर दें तो ये लेंथ में 1.25 सेंटीमीटर होता है। आपको क्वेश्चन अभी बता रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। उसके बाद दूसरा कह रहा है इट इज नर्वेस्ट पार्ट, मतलब बहुत सकरा पार्ट यही होगा, नर्वेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। इट्स डायमीटर, यानी जो ये खुलता है, डायमीटर इसकी चौड़ाई, डायमीटर यानी चौड़ाई कितना, 1 mm, कितना 1 mm होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि नर्वेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, तो क्या कहेंगे, इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियम, क्या इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियम, ठीक। ये होगा नैरोवेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अगर पूछेगा तो आपको क्या बोलना है, इंट्राम्यूरल या फिर इंटरस्टिशियम, ठीक। उसके बाद हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, इस्थमस की। तो इस्थमस क्या है, इस्थमस का लेंथ थी, अगर आपको रेंज में पूछ रहा है तो 3 से 4 सेंटीमीटर, अगर ओनली ऑप्शन में एक ही दिया है तो 2.3 सेंटीमीटर। डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर कितना होता है, इस्थमस का डायमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक, कितना होता है, 2 सेंटीमीटर डायमीटर, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर, 2 mm, 2 mm होता है, और इसका 1 mm होता है डायमीटर, यानी कि उसकी चौड़ाई। अब हम बात करते हैं किसका, एम्पुला की, ठीक, एम्पुला की। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखिए अगला पार्ट है एम्पुला पार्ट में देखिए ये है, इतना पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक एम्पुला वाला पार्ट है, ठीक। देखिए एम्पुला वाला पार्ट, देखिए अगर आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन यहाँ से कहाँ क्या बनेगा, क्वेश्चन पहला बनेगा इट इज वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट, क्या, वाइडेस्ट मतलब चौड़ा वाला पार्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट, इट इज वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। दूसरा है इट्स लेंथ इज 5 to 6 सेंटीमीटर, आपसे अगर रेंज में पूछा तो इतना, और नहीं तो 6 सेंटीमीटर, ठीक, इंडिविजुअली पूछेगा तो कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक। और अगर रेंज में पूछ रहा है तो 5 से 6। इट्स डायमीटर इज 6 mm, ठीक, इसकी चौड़ाई 6 mm। उसके बाद फर्टिलाइजेशन यही होता है, आपको पता है। और अगर देखिए ऑप्शन में आपसे पूछे, सिर्फ अगर दिया रहे कि हेयर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, अगर ऑप्शन में दिया है इंट्राम्यूरल, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम, तो आपको एम्पुला मारना है। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि एक इंट्राम्यूरल दिया है और इनफंडिबुलम दिया है, और उसके बाद इनफंडिबुलम, और उसके बाद एक ऑप्शन में दिया है, कभी कभी क्वेश्चन आता है उसमें एम्पुलरी एंड इस्थमस जंक्शन करके दिया है, ठीक, एम्पुलरी एंड इस्थमस
जंक्शन करके दिया है, तो यहाँ पे, और वैसे तो देता नहीं, कभी पहले बहुत पहले क्वेश्चन ऐसे पूछता था, एक ऑप्शन एम्पुला, सिर्फ एम्पुला नहीं रखता था, ऑप्शन में सिर्फ एम्पुला नहीं रखता था, उसी को इस तरीके से लिखता था कि एम्पुलरी एंड इस्थमस जंक्शन, ठीक, ऐसे करके रखता था। लेकिन अब क्वेश्चन नहीं है, अब जो है कि एम्पुला ही पूछेगा, लेकिन हम दोनों बता दे रहे हैं। अगर पुराने ट्रेंड पे पूछ रहा है तो एम्पुला एंड इस्थमस जंक्शन, ठीक, नॉट और कोई जंक्शन नहीं, यानी कि इन दोनों के एम्पुला का जो साइज होगा उस साइज, यानी हमने 3 से 4 एम्पुला बताया, एम्पुला का लेंथ हमने 3 से 4 सेंटीमीटर बताया, तो 3 से 4 सेंटीमीटर को अगर आप कहें तो मान लीजिए यहाँ पे आएगा, ठीक, यहाँ पे ये क्या है, इतना, ये क्या है, इस्थमस वाला पार्ट है, उसके बाद यहाँ तक है, देखिए यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक क्या है, ये एम्पुला वाला है। तो देखिए एम्पुला और इस्थमस का जंक्शन यही होगा, यहीं पे आपस में आके मिले हैं, तो फर्टिलाइजेशन एग्जैक्ट यहीं मिलता है। इसलिए कभी आपसे पूछा जाए ऑप्शन में एम्पुला ना दे के ऐसे दिया हो कि एम्पुलरी एंड इस्थमस जंक्शन, तो ऑप्शन ये सही होगा, यही वाला सही होगा। तो एक इसमें इसको लिख लीजिएगा कि फर्टिलाइजेशन अकर्स हियर, और यहाँ कोष्टक में इसी के आगे ब्रैकेट में ये लिख लीजिएगा जरूर, यानी एम्पुलरी एंड इस्थमस जंक्शन पे। ये क्या है ना कि ये एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, और ये ऑल ओवर सिर्फ ऐसे पूछ लेता है कि मैक्सिमम पार्ट एम्पुला का ही होता है, फर्टिलाइजेशन एम्पुला में ही होता है, इसलिए एम्पुला पूछता है। और अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिया है कि एम्पुलरी एंड इस्थमस जंक्शन पे, यानी यहाँ पे होता है, तो ये राइट आंसर होगा, ठीक। और हाँ, ऑप्शन में एम्पुला भी दिया है और एम्पुलरी एंड इस्थमस जंक्शन दिया है, तो एम्पुला नहीं मारिएगा, इसको मारिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट लोकेशन दर्शाता है। और एम्पुला कह देने से पूरा एम्पुला की बात हो गई, यानी फर्टिलाइजेशन यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन नहीं, फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है, कहाँ पे, एम्पुलरी एंड इस्थमस जंक्शन पर ही होता है, ठीक। दोनों क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए बता दिया आपको, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे किसका, इनफंडिबुलम की, ठीक। देखिए अब इनफंडिबुलम की अब हम बात कर रहे हैं, हम ये लास्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, इनफंडिबुलम इसकी बात कर रहे हैं, ये इनफंडिबुलम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमने बात कर लिया, एम्पुला का बात कर दिया कि एम्पुला को हमने बताया कि ये क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं इनफंडिबुलम की। इनफंडिबुलम की लेंथ की बात करें, ठीक, इसकी लेंथ कितनी होती है, तो 1.2 सेंटीमीटर। इट्स डायमीटर कितना, 6 mm होता है। इट इज लुक लाइक अ फनेल शेप्ड, कैसा होता है, फनेल शेप्ड, यानी एक कुप्पी के जैसा, ऐसा दिखता है, ऐसे ऐसे दिखता है, ऐसे वोम को पकड़ता है, ठीक है, ऐसे वोम को पकड़ता है। ये अंगुलियां क्या है, फिंगरी, अंगुलियां क्या है, फिंगरी है, ठीक। तो इट हैज मेनी फिंगर लाइक, इट हैज मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब बाहर की तरफ, इज कॉल्ड फिम्बरी, क्या कहते हैं, फिम्बरी, इसको फिम्बरी कहते हैं। नंबर ऑफ फिम्बरी इज 20 से 25, कितने होते हैं, 20 से 25, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कितने होते हैं, 20 से 25 होते हैं। इट रिसीव द ओवम, और इनका कार्य क्या होता है, ये ओवुलेशन के बाद ओवम को रिसीव करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं यहाँ से ओवम, ये ओवम मेच्योर होने के बाद जैसे ओवुलेशन होता है तो ओवम को रिसीव करने का कार्य करते हैं ये, ठीक। तो ये इनफंडिबुलम के बारे में बात हो गया। अभी जब हम फर्टिलाइजेशन बताएंगे तो आपको, अब यहाँ पे बात आती है कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछता क्या है, कि क्वेश्चन ये तो अभी बनता है, इन फैलोपियन ट्यूब पूछेगा, इन फैलोपियन ट्यूब अ मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड, अ मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड, या फिर ये पूछ देगा इन फैलोपियन ट्यूब अ मेनी फिंगर लाइक फनेल शेप्ड पार्ट इज नोन एज, फनेल शेप्ड पार्ट इज नोन एज, एम्पुला दे देगा, इस्थमस दे देगा, इंट्राम्यूरल देगा और इनफंडिबुलम, तो आपको इनफंडिबुलम, तो दो क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इन फैलोपियन ट्यूब मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड फिम्बरी, या तो फिर ये पूछ सकता है इन फैलोपियन ट्यूब पार्ट विच हैव मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड इनफंडिबुलम, मतलब कि ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्बरी प्रेजेंट होता है, तो वो इनफंडिबुलम, क्या, इनफंडिबुलम। तो ये है, ठीक है, जो जहां से मैंने क्वेश्चन बन सकता है वहां से ये सारे क्वेश्चन रख रहे हैं, इसको आप प्रिपेयर कर लिया। जब मैं लास्ट में जब ये मतलब ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं इसमें क्वेश्चन आपको रिहर्सल कराऊंगा, क्वेश्चन आप देखिएगा, तब आप कीजिएगा, नोट्स साथ में रख लीजिएगा और तुरंत आंसर दीजिएगा, कमेंट में तुरंत दीजिएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए डियर, अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं
बात करने जा रहे हैं ओवरी के बारे में। किसके बारे में? ओवरी के बारे में। तो ध्यान से आप देखिएगा, मैं कोशिश किया हूँ समझाने के लिए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ओवरी। ठीक, तो ओवरी की बात करें तो ओवरी अगर नंबर में बात करें तो कितना होता है? 2 नंबर में बात करें तो 2 ओवरी होता है। ठीक, अगर इसके नंबर की बात करें तो 2 ओवरी होता है। ईच ऑन लेटरल साइड ऑफ यूट्रस, ईच ऑन लेटरल साइड ऑफ यूट्रस। देखिए ये एक इधर एक इधर, ये ओवरी होता है यूट्रस के अगल बगल। ईच ऑन लेटरल साइड ऑफ ओवरी, सॉरी यूट्रस के अगल बगल 2 ओवरी होता है। अब इसके लोकेशन की बात कर ले तो लोकेशन जो होता है यूट्रस के पीछे, हल्का पीछे साइड, लोकेशन में बिहाइंड द यूट्रस बिलो द फैलोपियन ट्यूब, और ये फैलोपियन ट्यूब के नीचे और यूट्रस के बगल में और पीछे की तरफ। और अगर इनफंडिबुलम के कहे तो फ्रंट ऑफ इनफंडिबुलम। ठीक, ये लोकेशन हो गया। शेप की बात करें तो शेप कैसा होता है? लार्ज आलमंड शेप। कैसा होता है? लार्ज आलमंड शेप, आलमंड शेप या फिर ओवल शेप्ड। कैसा? ओवल शेप्ड। साइज की बात करें तो 3x2x1, 3:1, यानी कि लेंथ 3 सेंटीमीटर, विड्थ 2 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 1 सेंटीमीटर। ठीक, लंबाई 3, चौड़ाई 2 और मोटाई 1। ठीक, तो ये हो गया नॉर्मल। और देखिए मैंने फिगर बनाने की कोशिश किया थोड़ा सा इंटरनल पार्ट, क्योंकि इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, समझाऊंगा इसी में से पूरा समझाऊंगा। देखिए ये एक ओवरी है, एक ओवरी का हम टीएस हम ऐसे कट करके हम अंदर वाला भाग दिखाने की कोशिश किए हैं। ऐसे ही इसको बना लीजिएगा अच्छे से कॉपी में, जैसे मैं कलरफुल बनाया वैसे कलरफुल बना लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। तो मैं देखिए इधर देखिए, मैं स्टार्टिंग यहाँ से बात करते हैं। मैंने बताया था कि जब फीमेल बेबी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी पहुंचता है, जब प्यूबर्टी यानी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ पे ही, तो मेनी थाउजेंड क्या हाइलस सेल, क्या कहते हैं इसको? हाइलस सेल, जहां से ये कह लीजिए कि ओवम की शुरुआत होती है, ओवम की शुरुआत होती है, उसे कहते हैं हाइलस, HILUS, हाइलस सेल कहते हैं। ये हाइलस सेल बेबी को जब बर्थ करती है तभी से मतलब लगभग थाउजेंड लगभग 60,000 ये मौजूद रहते हैं। बनते तो बहुत हैं, जैसे एम्ब्रियोनिक लाइफ यूट्रस में ही जब फीमेल बेबी डेवलप करती है तब तो बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय नेचुरली होते हैं प्राकृतिक रूप से। लेकिन जब डिलीवर कर बच्चा बेबी फीमेल बेबी जब पैदा होती है तो इसमें लगभग 1000 हिलन सेल होता है। अब ये हिलस सेल मेच्योर होके क्या बनाता है? प्राइमरी फॉलिकल। मेच्योर होके क्या बनाता है? ढेर सारे प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा। कितने? ढेर सारे प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा, या इसी को बोलते हैं प्राइमोर्डियल सेल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल या प्राइमोर्डियल सेल, PRIMORDIL, प्राइमोर्डियल सेल। या फिर इसको एक कहते हैं एग नेस्ट मतलब कि अंडों का घोंसला, एग नेस्ट बोलते हैं। यानी कि यहीं पे ढेर सारे सेल हैं। अब हर महीने, हर मेंस्ट्रुअल पीरियड में एक तैयार होते रहते हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं हुआ दूसरा बना, फिर हर महीने में एक यहाँ से बनता है। तो इस पूरे यहाँ नेटवर्क रहता है, इसीलिए एग नेस्ट बोलते हैं। यानी कि अंडे का यहाँ पे घोंसला है, यहीं से एक एक अंडा मेच्योर होता है। अब एक अंडा मेच्योर हुआ तो उसको प्राइमरी फॉलिकल बोले, फिर मेच्योर हुआ तो उसको सेकेंडरी फॉलिकल बोले, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद ग्रेफियन फॉलिकल। क्या बोल देंगे? सेकेंडरी फॉलिकल को ही क्या बोलते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक, ग्रेफियन फॉलिकल। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये खोजा था, उसी के नाम पे रख दिया गया ग्रेफियन फॉलिकल। इसमें देखिए ऊसाइट डेवलप हो रहा है, रेड कलर से हमने एग का डेवलप हो रहा है, ये ऊसाइट है। उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल में ही क्या है? ओवम है। क्या है? ओवम है। और इसी ओवम को क्या कहते हैं? सेकेंडरी ऊसाइट। देखिए ये आपका ओवम है, ठीक, आपका ओवम है, ठीक। उसके बाद इसी को सेकेंडरी ऊसाइट कहते हैं, सेकेंडरी ऊसाइट। ठीक,
तो ये ओवा है, ओवुलेशन से निकला है, और इस प्रोसेस को देखिए ओवुलेशन कहते हैं। तो ये सारे, जैसे कि यहाँ से प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी या प्राइमोर्डियल फॉलिकल किससे निकला, हाइलस सेल से, और प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद सेकेंडरी फॉलिकल बना जिसे ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं, और इस ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ओवम का निर्माण हो गया है और ओवम बड़ा हो गया है। अब टर्शियरी फॉलिकल, और टर्शियरी फॉलिकल के अंदर जो ओवम मैच्योर हो चुका है उसे क्या कहेंगे, oocyte, सेकेंडरी oocyte कहेंगे। अब ये सेकेंडरी oocyte सॉरी ये सेकेंडरी oocyte 14वें दिन, कब, 14 डे, 14वें दिन ये ओवुलेशन के द्वारा निकलेगा। इसको लिख लीजिएगा आप, मैं जगह नहीं है इसलिए मिटा रहा हूं यहाँ पे, ठीक। देखिएगा ये ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन ये किस डे को होता है, देखिए ये 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी 14वें दिन। वैसे तो अगर रेंज में पूछेगा तो 14 से 17वें दिन ये ओवुलेशन होता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन 14 पूछे तो 14, ठीक है। अगर ऑप्शन में 14 हो तो 14 दे दीजिएगा। तो ये किसके बेसिस पे, जब मेंस्ट्रुअल पीरियड 28 दिन का, कितना, 28 डे का हो, तब उसमें 14 डे यानी 14वें दिन, 14th डे, 14वें दिन क्या होगा, ओवुलेशन होगा। अब सोचिए कि 1 से 5 तक, देखिए जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, जब मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, जो बाहर आता है तो वो उसमें क्या होता है कि ये ओवम, देखिए इसमें इनफंडिबुलम के द्वारा ए ओवम ले लिया जाता है। अब सोचिए कि ए ओवम ले लिया जाता है और इसके बाद जो ये बचता है उसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब इस कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। क्यों सीक्रेट होगा, क्योंकि ये ओवम जब से तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तब से इसको जिंदा करके रखना है और यूट्रस को तैयार करना है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जाएगा यूट्रस के एंडोमेट्रियम को, कहेगा कि ऑलरेडी सब कुछ रेडी, वो कहेगा कि हाँ ठीक है हम रेडी हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन ये क्या करता है, देख रेख करता है किसका, इसका भी, कार्पस ल्यूटियम का भी और यूट्रस के एंडोमेट्रियम का भी। क्यों, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट इम्प्लांट होना रहेगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट इम्प्लांट होना रहेगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ओवम आया और यहाँ से ओवम फर्टिलाइजेशन यहाँ होना है, तो यहाँ से यहाँ 6 डे लग गए। अब बताइए, अब ये इसको यहाँ से जाने में, इधर ये तो निकल गया, ओवरी से निकल गया, 6 दिन लगा, यहाँ फैलोपियन ट्यूब की ये सफर, अब ओवम फैलोपियन ट्यूब की सफर कर रहा है, तो यानी 14वें दिन हुआ, 14 से 6। अब देखिए अभी जिसको नहीं नॉलेज है तो वो पता नहीं पाता है, हाँ जब चाहे तब वही हो जाता है, तब संशय में जाते हैं कि कैसे हो गया प्रेगनेंसी। तो 14 डे यानी 14-26 यानी 22 से 25वें दिन तक, 25वें दिन तक फर्टिलाइजेशन के चांसेस रहते हैं। क्यों, क्योंकि ओवम भ्रमण करके चल के यहाँ तक पहुंच जाता है। अगर इसी टाइम क्या हुआ, इंटरकोर्स हुआ तो इंटरकोर्स होने के बाद यहाँ से स्पर्म जाएंगे, ठीक, स्पर्म आ रहा है, ठीक, स्पर्म आया तो स्पर्म जाएंगे तो यहाँ पे आ गए। अब इसी टाइम इंटरकोर्स हुआ तो ये फट रहा है। अब देखिए, मान लीजिए अगर इस टाइम इंटरकोर्स नहीं हुआ या फिर ऐसा हुआ कि 25 डेज के बाद, ध्यान दीजिए 25 डेज, क्यों, क्योंकि 25 डेज महिलाएं कभी इंतजार नहीं करती हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। बस तो फिर वैसे ही जान लीजिए कि ओवम है, ओवम इंतजार नहीं करेगा, 6 दिन के अंदर यहाँ पहुंच जाएगा कि वहीं हम मिलेंगे, नदिया के पार वहीं किनारे पे मिलेंगे, ठीक है, वहीं मिलेंगे। अब ये है, अगर तुम नहीं आए तो ये चली जाएगी। तो होता यह है कि जैसे यहाँ पे ओवम पहुंचता है तो ओवम वेट करता है जरा सा, अगर डिले हुए तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद इंटरकोर्स हो, ढेर सारे स्पर्म यहाँ आए भी तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बहुत रेयर केस में हो सकता है, नहीं तो 90% फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये ओवम क्या करेगा, अब जैसे देखिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ब्लड में घटेगा। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटेगा। इधर 6 दिन इधर पहुंच रहे थे और इधर ये इंतजार किया, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन किया, इंतजार किया फर्टिलाइजेशन हो जाए, नहीं हुआ तो ये क्या किया, डिस्ट्रॉय होने लगा, ये डिस्ट्रॉय होने लगा, इधर ये डिस्ट्रॉय होने लगा और उधर, क्योंकि ये जो है 3 महीने तक जिंदा रहता है,
ये अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये 3 महीने तक जिंदा रहेगा, और नहीं तो अगर 6 दिन में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये बहुत जल्दी ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जब ये डिस्ट्रॉय होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा नहीं, और इंडोमेट्रियम क्या, प्रोजेस्टेरॉन हट गया, इंडोमेट्रियम की देखरेख कोई करने वाला है नहीं। और जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ब्लड में, महिला के ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट गया, और उधर क्या बढ़ गया, बढ़ गया क्या, एस्ट्रोजन का लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, यानी सेकेंडरी, यानी कि दूसरा ओवम तैयार, दूसरा ओवम मेच्योर होना इधर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद LH और FSH, LH और FSH महिला के ब्रेन से, ठीक, ये पिट्यूटरी है, ये यहां से क्या, पिट्यूटरी, ये ब्रेन है, ठीक, ब्रेन, ये पिट्यूटरी, यहाँ हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आया LH ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग FSH, ये हार्मोन्स रेडी हो गए। ये इनको इजाजत कब मिला कि सिक्रेट करिए, कब, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटा तब, और नहीं जब से तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ब्लड में मेंटेन रहता तब तक ये आ नहीं सकते, और नहीं आएंगे तो अगला ये मेच्योर नहीं होगा, प्राइमरी फॉलिकल मेच्योर नहीं होगा, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया है, अब आप लोग रुक जाइए, अभी रुक जाइए। अब ये 9 महीने तक ये नहीं बनेगा। इसमें क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल इसमें क्या होता है, लो होता है, और ये LH और FSH का लेवल घट जाता है। और LH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का मतलब ये है कास्पर्ट ल्यूटियम को मेंटेन रखने के लिए, और FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग यानी कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है कि अब ग्रो करिए। लेकिन हुआ क्या कि प्रोजेस्टेरॉन कह रहा है कि नहीं, फर्टिलाइजेशन हो गया है, रुक जाइए, अब आप लोग 9 महीने तक एकदम शांतिपूर्वक पड़े रहिए जहां पड़े हैं, ठीक है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट गया, अब इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, और ये सिक्रेट होना, यहाँ सूचना गया ब्रेन में, ब्रेन के हाइपोथैलेमस से FSH का सिक्रीशन और इसका LH का सिक्रीशन होने लगा, और FSH का सिक्रीशन हुआ तो फॉलिकल को स्टिमुलेट किया। नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट पीरियड में क्या हुआ कि ये स्टार्ट हो गया, दूसरा ओवम बनना तैयार हो गया। तो ये पूरा फिजियोलॉजी है। देखिए 28 दिन में 1 से 5 दिन क्या होता है, ब्लीडिंग का फेज होता है, ठीक, ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन का फेज होता है। उसके बाद 6 से लेके 12 या 13वें दिन तक ये फॉलिकल जनरेट होगा, ये फॉलिकल बनेगा। और जैसे फॉलिकल, देखिए अब यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 से 5 दिन, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 6 से 12 दिन, ठीक, 6 to 12 डेज, 6 to 12 डेज, 12 डेज लग गया। अब ये मेच्योर हुआ, उसके बाद 14वें दिन ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन हो गया, कार्पस ल्यूटियम रेडी, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन, जैसे ओवम यहाँ से गया, कार्पस ल्यूटियम तुरंत प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन किया, और सूचना या जाके देखा यूट्रस के एंडोमेट्रियम की, ठीक है, यहाँ से ओवम जा चुका है, अब उधर से स्पर्म अगर आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इम्प्लांटेशन होना है, आप रेडी रहिए, एंडोमेट्रियम कहेगा हम रेडी हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ से रेडी रहेगा, हो गया 6 दिन में यहाँ पहुंच गया, और उस बीच अगर इंटरकोर्स नहीं हुआ, अगर स्पर्म नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हो गया। अब देखिए, अब ये 14वें दिन तक हुआ, 6 दिन आया, 14 6 20 और 5 25, यानी कि लगभग 17 से लेके 25वें दिन तक फर्टिलाइजेशन के चांसेस में भी पॉसिबल हैं, ठीक। तो उसके बाद 25 के बाद इधर आ जाएगा 25, यानी बचा कितना, 3 बचा, 25 3 28 होगा। तो वही 1 से 5 या 1 से 3 दिन के अंदर, 1 से 5 या 1 से 3 दिन के अंदर क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। अब ब्लीडिंग में क्या क्या रहेगा, हमने कहा था कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में क्या क्या रहता है, अगर क्वेश्चन पूछे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में क्या क्या होता है, तो अनफर्टिलाइज ओवम, अनफर्टिलाइज मतलब बिना निषेचित किए ओवम, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, वो रहेगा, सीमेन रहेगा, और उसके बाद म्यूकस रहेगा, और 20 to 50 ml ब्लड रहेगा, ठीक, ये रहेगा। तो ये क्वेश्चन बनता है। तो ऑल ओवर ये आपका ओवरी के बारे में हो गया, ठीक। अब हम ओवरी के थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता देते हैं, ये सब जो हमने लिखा था उसके बारे में बता दे रहे हैं, आप इसको नोट करते जाइएगा। तो देखिए थोड़ा सा मैं कार्पस ल्यूटियम के बारे में, इसके बारे में, कार्पस ल्यूटियम के बारे में बता दे रहा हूँ, ये कार्पस ल्यूटियम के बारे में, ठीक, क्योंकि इसका रोल है, अगर ये जिंदा नहीं रहा तो आगे मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होगा और तुरंत जो है कि, देखिए कार्पस ल्यूटियम ओवुलेशन के बाद जस्ट जो बचा हुआ पार्ट रहता है उसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। इफ फर्टिलाइजेशन इज डन, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, देन इट डज नॉट डिस्ट्रॉय टिल 3 मंथ,
मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो प्रेगनेंसी के 3 महीने तक ये जिंदा रहेगा, 3 महीने तक जिंदा रहेगा। ठीक, जब कब तक? अब 3 महीने में जब से तक प्लासेंटा ना डेवलप हो जाए, जब से तक बेबी का प्लासेंटा ना डेवलप हो जाए। देखिए ये प्लासेंटा होता है, ये ठीक, यानी कि ये प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा है जो मदर से अटैच होता है। ठीक, ये जब से तक डेवलप नहीं होगा तब से तक ये जिंदा रहेगा। इफ फर्टिलाइजेशन इज डन देन इट डज नॉट डिस्ट्रॉय टिल 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अब अगर बात हो गई कि इफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो देन इट डिस्ट्रॉय विद इन 6 to 10 डेज, तब ये क्या हो जाएगा? 6 से 10 दिन के अंदर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जैसे ये डिस्ट्रॉय हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन यही करता था, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन घट जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन ब्लड में घटता है तो ब्रेन में जाता है, हाइपोथैलेमस के पास सूचना जाता है कि अब आप एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन करिए। तो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, और वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आता है, इस पे कार्य करता है। इनको कहता है कि भैया आप कार्य शुरू कर दो नेक्स्ट वाला। ठीक है, अब एक तो हो गया, अब नेक्स्ट अगले महीने में ये तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे इधर ये डिस्ट्रॉय हो रहा है और उधर क्या हो रहा है, ये ओवम सिक्रीट हो रहा है 1 से 5 दिन के अंदर, यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जैसे ही होगा, होने के बाद 1 से 5 दिन के बाद अगला 6 से 12वें दिन तक, मेंस्ट्रुअल पीरियड के 6 से 12वें दिन तक ये बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद 14, तो ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। ठीक, ये कार्पस ल्यूटियम, अभी कार्पस ल्यूटियम और आगे अभी हम बताएंगे जब प्रेगनेंसी हो जाएगी, प्रेगनेंसी के बारे में एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल की जब बात करेंगे तो हम बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे इसको नोट कर लीजिएगा आप। तो देखिए अब स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में देखिए ओवरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, स्ट्रक्चर को अब हम कट करेंगे तो स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखिए एक घेरा मैं बना रहा हूँ, ऐसे आप समझने की कोशिश करिएगा। ये तो ये जो ये वाला पार्ट है, ये पेरीफेरी वाला पार्ट है, ये घेरे के इसके बीच में है, वो क्या है? कॉर्टेक्स। ठीक, और ये बीच वाला पार्ट क्या है? ये मेडुला है। ठीक, मेडुला है। अब देखिए कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो कॉर्टेक्स में क्या है? प्राइमरी फॉलिकल है, हेलस सेल है, प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होता है। ठीक, तो ये है। इट इज अ पेरिफेरल पार्ट ऑफ ओवरी। इट कंटेन अबाउट 4 लाख फॉलिकल। इसमें जब फीमेल बेबी डेवलप करती है तो उसमें 4 लाख एट बर्थ फॉलिकल, एट बर्थ यानी कि जब जन्म फीमेल बेबी का जब डिलीवरी होता है तो लगभग 4 लाख फॉलिकल होता है, लेकिन उसमें से लगभग 600 से कम भी 600 से कम ही क्या होते हैं? मेच्योर होते हैं ड्यूरिंग वुमेन्स रिप्रोडक्टिव, यानी कि उसके पूरे पैदा होने से उसके प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक लगभग 600 से कम ही मेच्योर फॉलिकल मतलब फॉलिकल बनते हैं। तो एक रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है कि 45 से 50 माना गया है। ठीक, एक फीमेल में, तो उसी हिसाब से इतने ईयर में कितने महीने होते हैं तो ये जोड़ लीजिएगा ईयर्स में। ठीक, ईयर्स में अब इसको निकाल के बताइएगा कि हर साल 1 महीने में एक फॉलिकल्स बन रहा है, मेच्योर हो रहा है। तो अगर 45 साल एवरेज में 45 साल ले रहे हैं महिला की रिप्रोडक्टिव लाइफ, तो कितने कुल ओवम होंगे उसको कैलकुलेट करके हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है तो आगे हम समझाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तो ये देखिए हमने स्ट्रक्चर की बात की, तो यहाँ पे ओवरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला। ठीक, कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला। ठीक, तो लगभग 600 से कम ही फॉलिकल से पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में ही यूज होते हैं, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक, अब उसी में से सौभाग्य रहता है कि कितना जो है कि बाहर टहलेंगे घूमेंगे और कितना जो है कि हर मेंस्ट्रुअल पीरियड में
चले जाएंगे। अब पता नहीं कि पूरे इतने 45 साल की उम्र में कौन सा ऐसा ओवम है जो बाहर निकल के मेच्योर होके टहलेगा, घूमेगा और न जाने कितना जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान बाहर निकल जाएंगे, ठीक, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये तो कुदरत का करिश्मा है, ईश्वरीय देन है, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है, इसको चलने दीजिए, बाकी आप अपना चलाते रहिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। मैं अब आगे बात कर रहा हूँ कॉर्टेक्स के बारे में और बात कर रहा हूँ, ठीक। तो देखिए अब हम बात करते हैं मेडुला की। तो मेडुला क्या है? सेंट्रल पोर्शन है। ये क्या है? सेंट्रल पोर्शन है। सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ओवरी, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रोमा। क्या? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मतलब इसमें जो लिक्विड भरा होगा, इसमें जो लिक्विड भरा होगा, इसके सेंट्रल पार्ट में जो फ्लूइड भरा हुआ, जो लिक्विड भरा हुआ, या फिर इसको सैप बोल सकते हैं या फिर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, इसमें जो भरा उसे क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। और ये किसका बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू का। इट कंटेन नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल, यानी कि इसमें क्या सप्लाई होता है? नर्व वेसल और ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल की सप्लाई इसी के थ्रू होता है। देखिए मैंने यहाँ पे आर्टरी एंड वेन लिखा हुआ है और लिम्फ भी आएंगी, ठीक, लिम्फ सप्लाई होगा और नर्व भी सप्लाई इसी से होगा। जो आर्टरी आती है ओवरी में, ओवरियन आर्टरी बोलते हैं। सीधा सा सप्लाई जो अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरी में कौन सी आर्टरी सप्लाई, तो ओवेरियन आर्टरी, या फिर इसको ब्रांच ऑफ इलियक आर्टरी, ब्रांच ऑफ इलियक आर्टरी या ओवेरियन आर्टरी बोल सकते हैं। जो ओवरी में आई है तो ओवेरियन आर्टरी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ ओवरी, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। देखिए डियर, अब हम फंक्शन की बात करें, ओवरी के फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन इसमें क्या होता है? oogenesis। oogenesis का मतलब oogenesis, oogenesis का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक। ओवुलेशन का मतलब ओवम का बाहर निकला, ओवुलेशन। एक्सपल्सन मतलब बाहर, एक्सपल्सन ऑफ मेच्योर ओवम, ठीक, मेच्योर ओवम का बाहर आना एट 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक। मेंस्ट्रुअल पीरियड के 14वें दिन मेच्योर ओवम का बाहर निकलना ही ओवुलेशन। तो कहाँ हो रहा है? ओवरी में हो रहा है। एक इसका फंक्शन ही। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है? तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन सिक्रीशन करता है। oogenesis यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम कार्य करता है, ओवुलेशन का कार्य करता है, ठीक। ये फंक्शन हो गए ओवरी। एक बात और आपका नोट में लिख लीजिएगा, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ओवरी इज नोन एज प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक। क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ओवरी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ यानी संरचनात्मक इकाई ऑफ द ओवरी यानी अंडाणु इज प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक। तो ये नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे, हमने शुरू में ही बताया था कि आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आता है, ब्रेस्ट भी आता है। तो अब हम ब्रेस्ट की बात करेंगे, ठीक। हमने बात कर लिया एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में आपको बता दिया। इंटरनल जेनिटलिया के बारे में हमने बताया आपको, सेरेविक्स के बारे में, वेजाइना के बारे में, यूट्रस के बारे में, ओवरी के बारे में। अब हम लास्ट पार्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट जो है वो ब्रेस्ट के बारे में बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं कुछ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बताना चाहूंगा, ठीक। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद हम ब्रेस्ट के बारे में बताएंगे, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब हमने कहा था कि कुछ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम एस्ट्रोजन के बारे में, हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला, अगर ये कुछ तथ्य हैं जो एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे नोट्स को लेके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाना, ठीक है। तो देखिए इसका क्या क्या काम है, ये कहाँ कहाँ। तो पहला इसमें बात करें, इट इज स्टेरॉयड हार्मोन्स। पहली बात ये क्या है? स्टेरॉयड हार्मोन्स है, ठीक, स्टेरॉयड हार्मोन। एंड आल्सो सिक्रेटेड बाय,
आपको पता है कि ओवरी से सिक्रीट होता है, ओवरी से सिक्रीट होता है, लेकिन ये जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो जाइगोट बनता है, जाइगोट 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर उसके बाद 8 सेल, तो ऐसे बनते बनते तो एक समय आता है जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। क्या? ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है ये। ठीक, अभी जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ठीक, मारुला एंड ब्लास्टुला गैस्टुला जो बोलते हैं। तो ये देखिए ये क्या है, ये यही न्यूरल ट्यूब का निर्माण करता है। ये बेबी है, ये प्री मतलब कि शुरुआत हो रहा है इसमें। तो न्यूरल कार्ड इसी में बनता है। तो इसी में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट और एक स्टोमा सेल, दो होता है। तो इसमें से जो बाहरी सेल होता है वो उसे ट्रोफोब्लास्ट सेल कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल। ठीक, अब ये ट्रोफोब्लास्ट सेल से भी, इससे भी सिक्रीशन होता है एस्ट्रोजन का, सिक्रीटेड बाय, आल्सो सिक्रीटेड बाय सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट ऑफ द प्लासेंटा। ठीक है, प्लासेंटा के जैसे यहाँ से प्लासेंटा निर्माण होता है, ठीक वहां से, तो उसी सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट सेल से इसका सिक्रीशन होता है। इट स्टिमुलेट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। आपको पता है कि हमने बताया था कि एस्ट्रोजन क्या करता है, सेकेंडरी फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का निर्माण करता है, यानी कि फीमेल का वॉइस, ठीक, और उसके बाद एक्सियल हेयर ग्रोथ, ठीक, मेच्योर ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट और एक्सियल हेयर, ठीक, उसमें ये क्या कराता है कि, और बॉडी फिजिक या फिर ये कह लीजिए कि जब रिप्रोडक्टिव लाइफ आता है तो एस्ट्रोजन का बहुत रोल रहता है कि बॉडी की फिटनेस, फीमेल की बॉडी को फिटनेस को मेंटेन करके रखना एस्ट्रोजन का बहुत रोल है, बहुत रोल है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स 45 साल तक, जब से तक मेनोपॉज नहीं हुआ, मेनोपॉज से पहले ये कह लीजिए कि फीमेल को जल्दी हार्ट अटैक नहीं आता, वजह यही है। हार्ट अटैक नहीं आता है, वजह यही, हाइपरटेंशन जल्दी नहीं होता है, वजह यही है। 45 साल के बाद ही हाइपरटेंशन होगा, चाहे कितना भी उसे टेंशन दे दीजिए, चाहे कितना भी डिप्रेशन दीजिए, महिलाओं में जल्दी हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक देखने को नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो 45 ईयर के बाद ही मिलेगा, जब मेनोपॉज हो जाएगा तभी मिलेगा। और वो सबका रोल है 45 साल तक बचा के रखना, बॉडी के फिटनेस को मेंटेन करके रखना फीमेल के बॉडी को, ये एस्ट्रोजन का कार्य है। यानी कि पूरा बॉडी फिजिक को मेंटेन रखने के लिए, चेहरे का, स्किन का, पूरे बॉडी फिजिक का मेंटेन रखने के लिए एस्ट्रोजन का रोल है। इट स्टिमुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल, इट एक्सेलरेट द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब सोचिए आप प्रोटीन ले रहे, तो डियर सॉरी, कुछ हमारे स्टूडियो में अंधेरा हो गया था क्योंकि लाइट चली गई थी। ठीक है, तो फिर से कंटिन्यू, तो हम पहुंचे थे वहां पे, बता रहे थे कि इट एक्सेलरेट द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यानी ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म यानी कि प्रोटीन के पाचन में, तोड़ने में एस्ट्रोजन हार्मोन्स मदद करता है फीमेल में। अब सोचिए कि फीमेल को प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा कितना भी ले ले, लेकिन अधिकतर है, मतलब कि उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, मेटाबोलाइज करने में मदद करता है। और मेटाबॉलिज्म आप जानते हैं, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, यानी कि ये कह लीजिए कि प्रोटीन अगर ज्यादा हो गया तो उसको तोड़ के पचाने में भी मदद करता है, और उसके बाद पचाने के बाद जो यूरिया बनता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोटीन का बनता है, उसको निकालने में भी मदद करता है। तो ये कह लीजिए कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ये रोल करता है। ठीक, और हमने ये भी बताया कि क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से ही महिला में 45 साल की उम्र तक ऐसे ही आपको रेयर केस में देखने को मिलेगा जिसको हाइपरटेंशन हुआ हो या फिर हार्ट अटैक की बीमारी आई हो। अगर हुआ भी होगा तो वो 45 साल या 40 साल के ऊपर ही होगा, जब मेनोपॉज का टाइम आ जाता है, यानी कि एस्ट्रोजन का लेवल घटना स्टार्ट होता है, तो उसी टाइम महिलाओं का बोन भी फ्रैक्चर होता है, जरा सा भी फिसल के गिरे नहीं कि हाथ पर फ्रैक्चर हो जाता है। वजह यही है, क्यों कि अगला पॉइंट जो मैं बोलने जा रहा हूं, वजह देखिए, इट स्टिमुलेट द लॉन्ग बोन कैल्सिफिकेशन एंड फॉर्मेशन, यानी ये कह लीजिए कि शरीर की जितनी लंबी वाली हड्डियां हैं महिलाओं में, वो क्या करता है, यही मेच्योर करता है और फॉर्म करता है और उसको कैल्सिफाई करके मजबूत करता है। यानी कि अब ये देख लीजिए एस्ट्रोजन का, हार्मोन्स का और क्या रोल है महिलाओं में कि उनकी हड्डियों को मजबूत करके रखता है। अब 45 साल बाद जैसे ही ये हार्मोन्स कम होता है तो हड्डियों से कैल्शियम निकलना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो महिलाओं
को जरा सा गिरते नहीं कि फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तो यानी इसका देख लीजिए कि ये क्या ये एस्ट्रोजन करता क्या है, इट स्टिमुलेट लॉन्ग बोन कैल्सिफिकेशन, यानी कि जो लंबी बोन होती है जैसे फीमर हो गया, स्कैपुला हो गया और ह्यूमरस हो गया, जितने भी लॉन्ग बोन होती हैं उसमें कैल्सिफिकेशन करके हड्डियों को मजबूत करता है और हड्डियों को टूट गई तो हड्डियों को फॉर्मेशन करने में भी मदद करता है। इट स्टिमुलेट द एंडोमेट्रियल ग्रोथ, यानी यूट्रस में जब हर मेंस्ट्रुअल पीरियड में एंडोमेट्रियम टूटता है तो टूटने के बाद ये क्या करता है, ये हेल्प करता है कि उसको फिर से रिपेयर करने में मदद करता है। उसके बाद अगला है इट इंक्रीज वेजाइनल लुब्रिकेशन, वेजाइनल लुब्रिकेशन ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दौरान ये वेजाइना को लुब्रिकेट करने में भी मदद करता है। अब थोड़ा सा देखिए डियर, देखिए ये डीपली है लेकिन बट अभी आप देखिए कंपटीशन एग्जाम में बैठने जाएंगे, आप बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के हैं और जेएनएम 3rd ईयर के हैं, तो जाहिर सी बात है जेएनएम में जो होगा तो वो पोस्ट बीएससी में जा रहा होगा और बीएससी जो किया होगा तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने, और आयोग के द्वारा अगर वैकेंसी आ रही तो वो जेएनएम वाला भी बैठ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आपके लिए ये जरूरी होगा, डीपली नॉलेज रखना जरूरी होगा। तो देखिए टाइप ऑफ एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन E1 फर्स्ट है। अब ये कब देखने को मिलता है, देखिए E1 नाम है लेकिन आता है सबसे लास्ट में जब मेनोपॉज होता है, तब महिला में जब मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज की जैसे स्टेज आता है उस दौरान एस्ट्रोजन ये मिलता है। एस्ट्रोजन क्या है, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हार्मोन्स है तो हार्मोन्स एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, किसका, प्रोटीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर जो है कि सिर्फ अपना चेंज करता है, इसमें चेंज जो होता है तो यानी मेनोपॉज जब आता है, ठीक, मेनोपॉज जब आता है तो एस्ट्रोजन, यानी देखिए EST एस्टर 1 O यानी 1 E1 ESTR O यानी 1 एस्टर 1 इसे बोलते हैं जो मेनोपॉज के दौरान देखने को मिलता है, ब्लड में मिलता है। उसके बाद एस्ट्राडाइऑल यानी E2 एस्ट्राडाइऑल, देखिए इतना, देखिए एस्ट्रा प्लस डाइऑल, डाई मतलब दो, E2 ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर, यानी कि 15 प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज के बीच में ये हार्मोन्स, इसका एस्ट्रोजन का ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। उसके बाद तीसरा बात करें कि एस्ट्र एस ट्राइऑल E3 ड्यूरिंग 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड में ये एस्ट्रोजन देखने को मिलेगा। उसके बाद एक और प्रेगनेंसी के दौरान ही देखने को मिलता है जिसको टेट्रा, यानी कि E3 E4 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ही मिलते हैं, लेकिन इसको E4 को क्या कहते हैं, वीक एस्ट्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, वीक एस्ट्रोजन कहते हैं। इसी नाम से ES देखिए ट्राइऑल है, यहाँ टेट्रॉल यानी 4 वीक एस्ट्रोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान मिलता है। तो डियर ये हार्मोन्स के बारे में। अब हम प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बता दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए अब प्रोजेस्टेरॉन के बारे में हम बात कर लेते हैं डियर, प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। देखिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का हमने बताया भी कि कार्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है। तो देखिए और कहाँ से सिक्रीट होता है और इसका काम क्या है। देखिए इट आल्सो अ फीमेल सेक्स हार्मोन, पहली बात तो ये है कि ये भी एक फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, ठीक है। प्राइमरली फर्स्ट 10 वीक तक, यानी कि प्राइमरली यानी कि 10 वीक का मतलब बोले तो 2.5 महीने तक, कितना, 2.5 महीने तक इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम कार्पस ल्यूटियम, 2.5 महीने तक कार्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होगा। लेकिन एंड आफ्टर मेचुरेशन ऑफ प्लासेंटा, जैसे ही मेच्योर होता है प्लासेंटा, बेबी का प्लासेंटा जैसे बनता है, प्लासेंटा जैसे बन जाता है, यानी कि प्लासेंटा ये कह सकते हैं प्लासेंटा कब तक बन जाता है कि 3 महीने की, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि एट 12 वीक या 3 महीने या फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसी को एट 12 वीक या 3 मंथ या फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक क्या होता है, प्लासेंटा डेवलप हो जाता है। अब उस प्लासेंटा से सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट सेल से भी इसका सिक्रीशन, हमने एस्ट्रोजन को भी बताया था कि वो भी सिक्रीट होता है, और ये भी सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट सेल से सिक्रीट होता है, किसके, प्लासेंटा के। उसके बाद अगला इट प्रिपेयर एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, हमने ये बताया था कि जैसे कार्पस ल्यूटियम ओवुलेशन में ओवम निकल जाता है, ओवुलेशन में ओवम जैसे ही बाहर निकलता है तो ये बीच में हमने बताया था कि ये कार्पस ल्यूटियम बनता है, और इससे प्रोजेस्टेरॉन तब तक सिक्रीट होगा जब से तक प्लासेंटा ना बन जाए, हमने ये कहा था। और हमने शुरू में अभी इसी क्लास में स्टार्टिंग में हमने ये बताया
कि ये अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब तक ये 2.5 से 3 महीने तक ये मेंटेन रहेगा, नहीं डिस्ट्रॉय होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो विदिन 6 to 10 डेज में क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब ये बात कर रहा है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक, तो क्या करेगा, ये इम्प्लांटेशन के लिए क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करेगा। एक काम, इट इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जरा सा एक इमेजिन कर लीजिए, इमेजिन करिए कि ऐसा तो 9 महीने बाद ही यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन 9 महीने बाद ही क्यों होता है, या फिर ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बीच में ही क्यों नहीं हो जाता है। तो डियर, इसका एक कारण है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल ब्लड में ज्यादा होने की वजह से नेगेटिव फीडबैक भेजता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक भेजता है कि रोके रहिए, ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन मत कीजिएगा। और जब ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन नहीं होगा तो यूट्राइन कंट्रैक्शन नहीं होगा, और यूट्राइन कंट्रैक्शन नहीं होगा तो आराम से 9 महीने तक बेबी का डेवलपमेंट यूट्रस में चलता रहेगा। ठीक, बेबी का यूट्रस में डेवलपमेंट चलता रहेगा 9 महीने तक। तो यानी कि ये इसका भी रोल क्या है, प्रोजेस्टेरॉन किसको इनहिबिट करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, यानी यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, रोक के रखता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ एल्वियोलाई ऑफ ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन। एक और इसका काम है कि इधर 9 महीने की प्रेगनेंसी चल रही है, लेकिन इसका रोल ब्रेस्ट के एल्वियोलाई में, आपको पता, अभी मैं आगे ब्रेस्ट बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी देख लीजिए कि ब्रेस्ट की एल्वियोलाई को ये सपोर्ट करता है। देखिए, अब जगह नहीं है तो बना रहा हूं, देखिए तो ये देखिए निप्पल है और ये एल्वियोलाई है, ढेर सारे एल्वियोलाई है, ढेर सारे एल्वियोलाई, ये ठीक, ये, और एल्वियोलाई एक लंग्स में भी होता है। उसके बाद ये क्या है, निप्पल है, और ये डक्ट है, एल्वियोलर डक्ट यानी मिल्क डक्ट, जिसे मिल्क डक्ट भी बोलते हैं, ये आके इसमें मिला। तो ये जो एल्वियोलाई है इनको मेच्योर करता है और इनमें जो है फॉर्मेशन एकदम प्रिपेयर करके रखता है कि यानी डिलीवरी के जस्ट बाद लैक्टेशन होना है, यानी मिल्क का प्रोडक्शन होना है। इसलिए इट प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ एल्वियोलाई, इसे एल्वियोलाई कहते हैं ऑफ ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन, क्योंकि डिलीवरी के बाद बेबी को मिल्क चाहिए, इसलिए मिल्क का प्रोडक्शन उसमें होना जरूरी है। नॉट इजेक्शन, इजेक्शन ऑक्सीटोसिन कराएगा, इसमें सिर्फ मिल्क बनना सिर्फ हेल्प करेगा, इसको बाहर निकालने का काम ऑक्सीटोसिन का है। ऑक्सीटोसिन का इसका काम है इजेक्शन कराना, ठीक, इजेक्ट कराना, इससे बाहर निकाला ऑक्सीटोसिन का काम है। और ऑक्सीटोसिन सिक्रीट जब होता है तो यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट भी कराता है और इधर ब्रेस्ट पे जाके वर्क करता है एल्वियोलाई पे, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट, एल्वियोलाई को भी कॉन्ट्रैक्ट, इधर यूट्रस को भी। ये कह लीजिए कि ऑक्सीटोसिन का काम है कि बॉडी के यूट्रस के सेल को और एल्वियोलाई के सेल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। अब जैसे ये एल्वियोलाई है, इसमें दूध बन गया है, तो ऐसे इसको दबाएगा तो एल्वियोलर डक्ट से क्या होगा, मिल्क डक्ट से बाहर निकलेगा, और क्या होगा, बेबी जैसे ही टच करेगा तो मदर के ब्रेन में तुरंत सूचना जाएगा, सेंसेशन जाएगा, और तुरंत ब्रेस्ट से मिल्क इंजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और बेबी सक करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो ये काम है इसका प्रोजेस्टेरॉन का। अब इसके बाद हम डियर बात करेंगे एक पेरिनियम का बात करेंगे, और उसके बाद कुछ पढ़, उसके बाद फिर हम ब्रेस्ट बताएंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही डियर, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, इतना समझ लीजिए और लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच डियर। और ज्यादा देखिए, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, इतनी गर्मी में, इतनी उमस में मैं इतना जो भी है आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप इसको जो भी समझना है कर लीजिए, लेकिन मैं अपने काम को रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहा हूँ, तो आपका काम है इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कराइए। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू।